मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ एक नया उपन्यास, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ एक संवेदनशील उपन्यास है जो भारतीय समाज में पारिवारिक संबंधों, त्याग और कर्तव्य की गहरी पड़ताल करता है। इस कहानी की मुख्य पात्र माधवी है, जो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए अपने जीवन के व्यक्तिगत सुखों का त्याग करती है। उसका समर्पण और निस्वार्थ प्रेम उसे परिवार की बड़ी दीदी बना देता है, जिसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उपन्यास में न केवल माधवी के बलिदान और संघर्ष को दर्शाया गया है, बल्कि भारतीय समाज की उस सोच को भी उजागर किया गया है जहां स्त्रियों से हमेशा त्याग और समर्पण की अपेक्षा की जाती है। माधवी की मजबूती और उसका आत्मसम्मान इस कहानी को एक मार्मिक और प्रेरणादायक रूप देता है। शरतचंद्र के इस उपन्यास में पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ दिखाई देती है, जो आज भी प्रासंगिक है। तो आइए चलते हैं उपन्यास की तरफ और सुनते हैं बड़ी दीदी उपन्यास के प्रथम अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। इस धरती पर एक विशेष प्रकार के लोग होते हैं जो स्वभाव से फूस की आग की तरह होते हैं। वे लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन उनका यह जोश कुछ ही समय बाद ठंडा हो जाता है। ऐसे लोगों का उत्साह भले ही कुछ समय के लिए आकाश को छूने वाला हो, परंतु उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। वे झड़ से जलते हैं और फिर जल्दी ही बुझ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पीछे हमेशा कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए जो समय समय पर उनके लिए फूस इकट्ठा करता रहे, ताकि वे फिर से जल सके और अपने कार्य को निरंतर जारी रख सके। जब घर की कन्याएं मिट्टी के दीपक में बाती और तेल डालती हैं, तो वे दीपक के साथ एक सलाई भी रख देती हैं। उस सलाई का महत्व तब समझ में आता है जब दीपक की लौ मध्यम पड़ने लगती है। बिना उस सलाई के तेल और बाती के होते हुए भी दीपक का जलते रहना असंभव हो जाता है। सलाई से बाती को छूने पर दीपक की लौ फिर से तेज हो जाती है और वह अपनी रोशनी फैलाने लगता है। इसी प्रकार कुछ लोगों को भी समय समय पर सलाई की आवश्यकता होती है और उनकी बुझती हुई लौ को फिर से प्रज्वलित कर सके। सुरेंद्रनाथ का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास भी था और बल भी था। लेकिन ये सारे गुण होते हुए भी वह अपने आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता था। वह जब काम शुरू करता तो बड़े उत्साह से करता, मानो कोई बड़ा काम करने जा रहा हो। परंतु जैसे जैसे समय बीतता, उसका जोश ठंडा पड़ जाता और वह काम को अधूरा छोड़कर बैठ जाता। ऐसे समय उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती थी जो उसे काम पूरा करने के लिए प्रेरित करे, उसकी बुझती हुई आत्मा को फिर से प्रज्वलित करे, ठीक उसी तरह जैसे दीपक की लौ को सलाई से उकसाया जाता है। सुरेंद्र के पिता पेशे से वकील थे और सुदूर पश्चिम में अपनी वकालत करते थे। उनका बंगाल से कोई विशेष संबंध नहीं था। सुरेंद्र ने भी वहीं से 20 साल की उम्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हालांकि यह सफलता उसके अपने प्रयासों और गुणों का परिणाम नहीं थी। इसके पीछे उसकी बीमाता की अथक मेहनत और सतत निगरानी थी। सुरेंद्र की बीमाता उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। उसके बिना सुरेंद्र का जीवन मानो अधूरा था। उसकी बीमाता का अधिकार और शासन इतना अधिक था कि कई बार सुरेंद्र खुद नहीं समझ पाता था कि उसका खुद का भी कोई अस्तित्व है या नहीं। वह सोचता, क्या मेरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है या मैं केवल अपनी बीमाता की इच्छाओं का ही पालन कर रहा हूं। विमाता की इच्छा ही सुरेंद्र के जीवन का आधार बन गई थी। उसकी हर दिनचर्या, हर क्रिया विधि
उसकी भी माता की मर्जी से ही होती थी, चाहे वह सोना हो, जागना हो, पढ़ना हो या परीक्षा की तैयारी करनी हो। सब कुछ उसकी भी माता के निर्देशों के अनुसार होता था। इस प्रकार सुरेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उसने कभी आत्मनिर्भरता नहीं सीखी। उसमें यह आत्मविश्वास नहीं था कि वह अकेले किसी भी काम को कुशलता से अंजाम दे सकता है। उसे हमेशा अपनी विमाता के निर्देशों की आवश्यकता होती थी। सुरेंद्र इतना निर्भर हो गया था कि वह अपनी मूलभूत जरूरतों को भी नहीं समझ पाता था। उसे यह तक नहीं पता चलता था कि उसे कब भूख लगी है या कब नींद आ रही है। उसने अपने जीवन के 15 वर्ष इसी निर्भरता में बिता दिए थे। उसकी विमाता ने उसे इतना अधिक नियंत्रित किया था कि वह अपने लिए निर्णय लेना भूल चुका था। विमाता ही उसका हर कार्य सुनिश्चित करती थी। वह उसकी दिनचर्या को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी और कभी-कभी तो वह सुरेंद्र को तिरस्कार और डांट फटकार के साथ अपने कार्य करवाती थी। बावजूद इसके वह उसे परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। मोहल्ले के लोग उसकी इस मेहनत की सराहना करते नहीं थकते थे। वे अक्सर कहते, सौतेली माँ होकर भी इस नारी ने जो किया है वह असाधारण है। सुरेंद्र की भी माता की सतर्कता और निगरानी की कोई सीमा नहीं थी। यदि कभी सुरेंद्र क्रोधित होकर कुछ कहता तो उसकी भी माता इसे बीमारी का लक्षण मान लेती और उसकी देखभाल में लग जाती। 3 दिन तक उसे साबूदाने का भोजन कराया जाता ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। उसकी भी माता न केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखती थी, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और शिक्षा दीक्षा की प्रगति पर भी गहरी नजर रखती थी। अगर वह देखती कि सुरेंद्र ने अच्छे कपड़े पहने हैं या वह किसी आधुनिक फैशन की ओर आकर्षित हो रहा है, तो तुरंत उस पर रोक लगा दी जाती। धोबी के पास उसके कपड़े भेजने पर भी पाबंदी लगा दी जाती थी। सुरेंद्र का जीवन इसी तरह बीत रहा था। वह इस प्रकार के जीवन को सामान्य मान चुका था। उसे लगता था कि शायद सभी लोग इसी तरह का जीवन जीते होंगे। लेकिन कभी कभी उसके मित्र उसे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनमें से कुछ मित्रों का कहना था कि अगर वह इंग्लैंड चला जाए तो उसके जीवन में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को इंग्लैंड जाना चाहिए। वहां जाकर तुम अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हो और जब तुम स्वदेश लौटोगे तो बहुत से लोगों का भला कर सकोगे। यह विचार सुरेंद्र को बहुत पसंद आया। उसे ऐसा लगा मानो उसके सामने एक नई दुनिया खुलने जा रही हो। उसके मन में स्वाधीनता की कल्पनाएं जागृत होने लगी। उसकी सोचने की शक्ति में एक नई ऊर्जा आ गई और उसने तुरंत अपने पिता से इंग्लैंड जाने की बात की। सुरेंद्र ने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी, मुझे इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था कीजिए। वहां जाने से मेरी उन्नति की संभावना है। उसके पिता ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और जवाब दिया, मैं इस पर सोचूंगा। परंतु इस बीच उसकी भी माता ने यह सुनते ही विरोध करना शुरू कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, अगर सुरेंद्र इंग्लैंड जाएगा उसे संभालेगा कौन? वह तो इतना भी नहीं समझता कि कब उसे खाना है और कब उसे सोना चाहिए। उसे इंग्लैंड अकेले भेजने का मतलब है जैसे किसी छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ देना। विमाता के इस कटाक्ष से सुरेंद्र समझ गया कि उसके इंग्लैंड जाने की योजना धरी की धरी रह जाएगी। विमाता का यह तर्क इतना सशक्त था कि उसके विरुद्ध कोई भी प्रतिवाद करना असंभव था। अंततः सुरेंद्र ने इंग्लैंड जाने का विचार छोड़ दिया। उसके मित्र को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कोई अन्य उपाय नहीं सुझा सका। उसने केवल इतना कहा, ऐसा पराधीन जीवन जीने से तो बेहतर है कि तुम भीख मांगकर जीवन बिताओ। जो व्यक्ति एमए की परीक्षा पास कर सकता है उसे अपना पेट पालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह विचार सुरेंद्र के मन में गहरे उतर गया। वह बार बार इस बात पर विचार करता रहा और अंततः उसने निर्णय लिया कि अब वह इस पराधीन जीवन को त्याग देगा। उसने निश्चय किया कि वह भीख मांगकर अपना जीवन बिताएगा, लेकिन पराधीनता में नहीं रहेगा। एक रात
जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप घर से निकल गया और स्टेशन पहुंचकर कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली। चलते चलते उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था, मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे मत खोजिए, क्योंकि मेरी वापसी की कोई संभावना नहीं है। सुरेंद्र के पिता ने जब यह पत्र पढ़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, सुरेंद्र अब बड़ा हो गया है, उसके पंख निकल आए हैं। अगर वह अभी उड़ान नहीं भरेगा तो कब भरेगा? इसके बावजूद उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सुरेंद्र कलकत्ता में कहाँ गया, इसका कोई पता नहीं चला। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास बड़ी दीदी के पहले अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास बड़ी दीदी के दूसरे अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। कलकत्ता की भीड़ और कोलाहल भरी सड़कों पर पहुंचकर सुरेंद्रनाथ घबरा गया। वहां न तो कोई डांटने फटकारने वाला था और न कोई रात दिन शासन करने वाला। मुंह सूख जाता तो कोई न देखता था और मुंह भारी हो जाता तो कोई ध्यान न देता। यहाँ अपने आप को स्वयं ही देखना पड़ता है। यहाँ भिक्षा भी मिल जाती है और करुणा के लिए स्थान भी है, आश्रय भी मिल जाता है, लेकिन प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यहाँ अपनी इच्छा से तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। यहाँ आने पर उसे पहली शिक्षा यह मिली कि खाने की चेष्टा स्वयं करनी पड़ती है। आश्रय के लिए स्वयं ही स्थान खोजना पड़ता है और नींद तथा भूख में कुछ भेद है। उसे घर छोड़े कई दिन बीत गए थे। गली गली घूमते रहने के कारण शरीर एकदम कमजोर पड़ गया था। पास के रुपए भी खत्म हो चले थे। कपड़े मैले और फटने लगे थे। रात को सोने तक के लिए कहीं ठिकाना नहीं था। सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। घर को पत्र लिखने की इच्छा नहीं होती, लज्जा आती है। और सबसे बढ़कर जब उसे अपनी विमाता के स्नेहहीन कठोर चेहरे की याद आ जाती है तो घर जाने की इच्छा एकदम आकाश कुसुम बन जाती है। उसे इस बात को सोचते हुए भी डर लगता था कि वह कभी वहां था। एक दिन उसने अपने जैसे ही एक दरिद्र आदमी की ओर देखकर पूछा, क्यों भाई, तुम यहां खाते किस तरह हो? वह आदमी भी कुछ मूर्ख सा ही था, वरना सुरेंद्र की हंसी न उड़ाता। उसने कहा, नौकरी करके कमाते खाते हैं। कलकत्ता में रोजगार की क्या कमी है? सुरेंद्र ने पूछा, मुझे भी कोई नौकरी दिलवा सकते हो? उसने पूछा, तुम क्या जानते हो? सुरेंद्रनाथ कोई भी काम नहीं जानता था, इसलिए चुप रहकर कुछ सोचने लगा। तुम भले घर के लड़के हो। सुरेंद्रनाथ ने सिर हिला दिया। तो लिखना पढ़ना क्यों नहीं सीखा? सीखा है। उस आदमी ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उस बड़े मकान में चले जाओ। इसमें एक बहुत बड़े जमींदार रहते हैं, वह कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह चला गया। सुरेंद्रनाथ फाटक के पास गया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जरा पीछे हटा, एक बार फिर आगे बढ़ा और फिर पीछे हट आया। उस दिन कुछ भी न हुआ। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 2 दिन में साहस संजोकर उसने किसी तरह फाटक में कदम रखा। सामने एक नौकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या चाहते हो? बाबू साहब से। बाबू साहब घर पर नहीं है। सुरेंद्रनाथ का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक बहुत ही मुश्किल काम से छुट्टी मिली। बाबू साहब घर पर नहीं है। नौकरी की बात, दुख की कहानी कहनी नहीं पड़ी। यही उसकी खुशी का कारण था। दोनों उत्साह से लौटकर उसने दुकान पर बैठकर भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर तक बड़ी प्रसन्नता से वह इधर उधर घूमता रहा और मन ही मन वह सोचता रहा कि कल किस प्रकार बातचीत करने पर मेरा कुछ ठिकाना बन जाएगा। लेकिन दूसरे दिन वह उत्साह नहीं रहा। जैसे जैसे उस मकान के निकट पहुंचता गया, वैसे वैसे उसकी लौट चलने की इच्छा बढ़ती गई। फिर जब वह फाटक के पास पहुंचा तो पूरी तरह हतोत्साहित हो गया। उसके पैर अब किसी भी तरह अंदर की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। किसी भी तरह वह यह सोच नहीं पा रहा था कि आज वह स्वयं अपने लिए ही यहां आया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने
ठेल ठाल कर उसे यहां भेज दिया है। लेकिन आज वह दरवाजे पर खड़ा रहकर और अधिक इंतजार नहीं करेगा, इसलिए अंदर चला गया। फिर उसी नौकर से भेंट हुई। उसने कहा, बाबू साहब घर पर हैं? आप उनसे भेंट करेंगे? हाँ। अच्छा तो चलिए। लेकिन यह और भी कठिनाई हुई। जमींदार साहब का मकान बहुत बड़ा है। बड़े सलीके से साहबी ढंग से साज सामान सजे हुए हैं। कमरे पर कमरे, संगमरमर की सीढ़ियां, हर कमरे में झाड़ फानूस और उस पर सुर्ख कपड़े के गिलाफ शोभा पा रहे हैं। दीवारों पर लगे हुए बड़े बड़े शीशे, न जाने कितने चित्र और फोटोग्राफ। दूसरों के लिए यह सब चीजें चाहे जैसी हों, लेकिन सुरेंद्र के लिए नई थी, क्योंकि उसके पिता का घर भी कोई निर्धन की कुटिया नहीं है। और चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वह दरिद्र पिता के आश्रम में पलकर इतना बड़ा नहीं हुआ है। सुरेंद्र सोच रहा था कि उस आदमी की बात, जिसे साथ भेंट करने के लिए और जिससे प्रार्थना करने के लिए वह जा रहा है, कि वह क्या प्रश्न करेंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन इतनी बात सोचने का समय नहीं मिला। मालिक सामने ही बैठे थे। सुरेंद्रनाथ से बोले, क्या काम है? आज 3 दिन से सुरेंद्र यही बात सोच रहा था, लेकिन इस समय वह सारी बातें भूल गया। बोला, मैं ब्रजनाथ लाहड़ी पूर्व बंगाल के जमींदार हैं। उनके सिर के 2-4 बाल भी पक गए हैं, और वह बाल समय से पहले नहीं, बल्कि ठीक उसी उम्र में पके हैं जब वह पकते हैं। बड़े आदमी हैं, इसलिए उन्होंने फौरन सुरेंद्रनाथ के आने का उद्देश्य समझ लिया और पूछा, क्या चाहते हो? मुझे कोई एक क्या नौकरी? हाँ, नौकरी। ब्रजराज बाबू ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, यह तुमसे किसने कहा कि मैं नौकरी दे सकता हूं? रास्ते में एक आदमी से भेंट हुई थी। मैंने उससे पूछा था और उसने आपके बारे में। अच्छी बात है। तुम्हारा मकान कहाँ है? पश्चिम में। वहां तुम्हारे कौन है? सुरेंद्र ने सब कुछ बता दिया। वर्तमान स्थिति से सुरेंद्र ने एक नया ढंग सीख लिया था। अटकते अटकते बोला, मामूली नौकरी करते हैं, लेकिन क्योंकि उससे काम नहीं चलता, इसलिए तुम भी कुछ कमाना चाहते हो। जी हाँ। यहाँ कहाँ रहते हो? कोई जगह निश्चित नहीं है। जहां तक। ब्रजबाबू को दया आ गई। सुरेंद्र को बैठाकर उन्होंने कहा, तुम अभी बच्चे हो। इस उम्र में तुम घर छोड़ने को विवश हुए, यह जानकर दुख होता है। हालांकि मैं तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ऐसा उपाय कर सकता हूं कि तुम्हारी कुछ व्यवस्था हो जाए। अच्छा। सुरेंद्र जाने लगा। उसे जाते देख ब्रजबाबू ने उसे फिर बुलाकर पूछा, तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है? बस इतने से ही तुम्हारा काम हो गया? तुमने आगे यह जानने समझने की जरूरत नहीं समझी कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपाय कर सकता हूं? सुरेंद्र सकपकाया सा लौटकर खड़ा हो गया। ब्रजबाबू ने हंसते हुए पूछा, अब कहाँ जाओगे? किसी दुकान पर। वहीं भोजन करोगे? हाँ, रोजाना ऐसा ही करता हूं। तुमने लिखना पढ़ना कहाँ तक सीखा है? यूं ही थोड़ा सा सीखा है। मेरे लड़कों को पढ़ा सकते हो? सुरेंद्र प्रसन्न होकर कहा, हाँ, पढ़ा सकता हूं। ब्रजबाबू फिर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि दुख और गरीबी के कारण इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, क्योंकि बिना यह जाने समझे ही किसे पढ़ाना होगा और क्या पढ़ाना होगा, इस प्रकार प्रसन्न हो उठना उन्हें कोरा पागलपन ही जान पड़ा। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूं कि वह बीए में पढ़ता है, तो तुम किस तरह पढ़ा सकोगे? सुरेंद्र कुछ गंभीर हो गया। सोचकर बोला, किसी तरह काम चला ही लूंगा। ब्रजबाबू ने कुछ और नहीं कहा। नौकर को बुलाकर बोले, बंधु, इनके रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दो और भोजन आदि की भी व्यवस्था कर दो। फिर वह सुरेंद्र की ओर देखकर बोले, संध्या के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। तुम मेरे में ही रहो। जब तक किसी नौकरी का इंतजाम न हो, तब तक तुम मजे से यहाँ रह सकते हो। दोपहर को जब ब्रजबाबू भोजन करने गए, तो उन्होंने अपनी बड़ी लड़की माधवी को बुलाकर कहा, बेटी, एक गरीब आदमी को घर में रहने के लिए जगह दे दी है। वो कौन है बाबूजी? गरीब आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता।
लिखना पढ़ना शायद कुछ जानता है, क्योंकि जब तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए कहा तो वह राजी हो गया। जो बीए क्लास को पढ़ाने का साहस कर सकता है, वह कम से कम तुम्हारी छोटी बहन को तो जरूर ही पढ़ा सकेगा। मैं सोचता हूं प्रमिला को ही पढ़ाया करे। माधवी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। संध्या के बाद ब्रजबाबू ने उसे बुलाकर यही बात कह दी। दूसरे दिन से सुरेंद्रनाथ प्रमिला को पढ़ाने लगा। प्रमिला की उम्र 7 वर्ष की है। वह बोधोदय पढ़ती है। अपनी बड़ी दीदी माधवी से अंग्रेजी की पहली पुस्तक मेढक की कहानी तक पढ़ी थी। वह कापी पुस्तक, स्लेट, पेंसिल, तस्वीर, लोलेंजस लाकर बैठ गई। डू नॉट मूव, सुरेंद्र ने कहा। डू नॉट मूव यानी हिलो मत। प्रमिला पढ़ने लगी। डू नॉट मूव, हिलो मत। इसके बाद सुरेंद्रनाथ ने उसकी ओर ध्यान देकर स्लेट खींच ली और पेंसिल लेकर उस पर कुछ अंक लिखने लगा। प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे और घड़ी में 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 बजने लगे। प्रमिला कभी इस करवट और कभी उस करवट होकर किताब के तस्वीरों वाले पन्ने उलटती, कभी लेट जाती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी मुंह में लोलेंजस रखकर चूसने लगती, कभी बेचारे मेढक के सारे शरीर पर स्याही पोतती हुई पढ़ती, डू नॉट मूव, हिलो मत। मास्टर साहब, हम अंदर जाएं? जाओ। उसका सुबह का समय इसी प्रकार बीत जाता, लेकिन दोपहर का काम कुछ और ही तरह का था। ब्रजबाबू ने दया करके सुरेंद्रनाथ की नौकरी का प्रबंध करने के लिए कुछ भले लोगों के नाम पत्र लिख दिए थे। सुरेंद्रनाथ उन पत्रों को जेब में रखकर घर से निकल पड़ता। पता लगाकर उन लोगों के मकानों के सामने पहुंच जाता और देखता कि मकान कितना बड़ा है, उसमें कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, बाहर की ओर कितने कमरे हैं, मकान 2 मंजिला है या 3 मंजिला, सामने कोई रोशनी का खंभा है या नहीं, आदि आदि। इसके बाद संध्या होने से पहले ही घर लौट आता। कलकत्ता आने पर सुरेंद्रनाथ ने कुछ पुस्तकें खरीदी थी। उनके अलावा कुछ पुस्तकें घर से भी ले आया था। गैस की रोशनी में बैठकर वह उन्हीं पुस्तकों को पढ़ता रहता। ब्रजबाबू अगर कभी उससे काम धंधे की बात पूछते तो या तो वह चुप रह जाता या कह दिया करता कि उन सज्जन से भेंट नहीं हुई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास बड़ी दीदी के दूसरे अध्याय का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास बड़ी दीदी के आगे के भागों का वाचन मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।